नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं Stevent.com से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से, और साथ ही हमारे साथ विजय सेतिया साहब भी होंगे, जिनसे हम बात करेंगे राइस एक्सपोर्ट पर जो सरकार का एक के बाद एक जो फैसले लिए गए हैं उसका क्या असर होगा, क्या आपको सस्ता चावल मिलेगा, इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ विजय सेतिया साहब फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, पूर्व अध्यक्ष है भारतीय चावल निर्यातक संघ के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, आपके पास आ रहे हैं। उससे पहले टॉप 10 खबरें एक बार देख लेते कि आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो चांदी तो दायरे में है, लेकिन सोने में हल्की तेजी दिख रही है। 58,800 के करीब है सोना, चांदी 73,600 रुपए के ऊपर। क्रूड में ब्रेंट क्रूड का भाव देखें तो $84.5 के ऊपर। जिस तरह से चीन में एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, ग्रोथ बढ़ाने पर वहां पर फोकस बढ़ा है, उससे सपोर्ट मिल रहा है। और नेचुरल गैस में भी आज अच्छी तेजी है, 3% से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स पर दिख रही है। 227 रुपए के ऊपर नेचुरल गैस का वायदा है। कॉपर की बात करें तो 732 रुपए के ऊपर आज यहां भी तेजी दिख रही है। जिंक एल्युमिनियम में भी हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। हल्दी 1% से ज्यादा मजबूत है, धनिया 7,300 के करीब, और जीरा 56,000 के ऊपर है, हल्की तेजी यहां दिख रही है। ग्वारसीड और ग्वारगम आज दायरे में है, या हल्की मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं। लेकिन चलिए अब चावल की बात कर लेते हैं, क्योंकि चावल पे जिस तरह के लगातार फैसले हो रहे हैं। जुलाई में हमने देखा था कि सरकार ने जो गैर बासमती व्हाइट राइस थी उसके चावल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी, और अब फैसला ये हुआ है कि बासमती चावल का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1,200 प्रति टन तय किया गया है। साथ ही पैराबाइल जो राइस है उस पर भी 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। विजय जी, क्या हो रहा है इन फैसले से? आपको लगता है कि चावल के दाम कम हो जाएंगे, कंज्यूमर को सस्ता चावल मिलेगा घरेलू बाजार में? देखिए, गवर्नमेंट की सोच जो है उसको करेक्ट करने की जरूरत है। बासमती वैरायटी का हमारे कंट्री में जो ये राइस का इन्फ्लेशन है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक था जो हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे थे $400 में, और बासमती आपका एक्सपोर्ट होता है $850 में। ठीक है, तो रोकना आपको $400 में जो चावल जा रहा है 500 में जा रहा है। तो गवर्नमेंट को अगर एक पॉलिसी बनानी है कि ये चीटिंग ना हो, ये पिलफरेज ना हो, कम रेट का चावल एक्सपोर्ट ना हो, तो इनको 850 की एक ऐसी यूनिफॉर्म एमईपी लानी चाहिए कि जो चावल इंडिया में अच्छी क्वालिटी के हैं, चाहे वो गोविंद भोग है बंगाल का, या कोई पोनी राइस है केरला का, बासमती चावल है अगर नॉर्थ में, तो सब अच्छे किसानों को एक अच्छा दाम मिलता रहे। तो ये जरूरी है। बाकी देश के अंदर फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को जो अभी राइस मिलरों से सीएमआर का चावल लेना है, सभी राज्यों में वो इस बरसात और कई कारणों से वो लेट हो गया। तो अगर वो भी सप्लाई गवर्नमेंट को मिलती है तो मैं समझता हूँ फूड गवर्नमेंट दोबारा कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि कम रेट का चावल इंडिया के लोगों के लिए जरूरी है, और गवर्नमेंट के कदम वहाँ ठीक हैं। और मेरा ये भी कहना है कि ये जो 20% ड्यूटी लगाने वाली बात है, इसको फिक्स अमाउंट से लगाना चाहिए पर टन के हिसाब से, क्योंकि इसमें आप पिलफरेज का स्कोप रखते हो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप आलमंड्स के केस में देखिए कि जब आलमंड इंडिया में आ रहे थे तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि भाई ये कहीं से प्राइस क्या आता है, कहीं से क्या आता है, उन्होंने फिक्स कर दिया। और स्पेशली उसके बाद अमेरिकन आलमंड्स इंडिया में आने शुरू हुए, उससे पहले वो आ ही नहीं पाते थे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से आ रहे थे उनके प्राइस में बहुत घपलेबाजी थी। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट के स्टेप्स ठीक हैं, और $1,200 को मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि अगर $1,200 आप करोगे और इसके ऊपर, तो हिंदुस्तान का बासमती का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बुरी तरह सफर करेगा। 15%, 10% राइस जो है वो $1,200 के ऊपर जाएगा। बाकी चावल जो है वो इंडियन मार्केट में उसकी कोई मार्केट नहीं है, और यहाँ पे फार्मर को बहुत कम उसके धान के पैसे मिलेंगे, और बासमती फ्यूचर में बिजाई भी कम हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये, वैसे तो उन्होंने डेट फिक्स की हुई है 15 अक्टूबर तक के लिए, इसको पहले ही रिव्यू करना चाहिए। लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लोगों के इन टाइम डिलीवरी करनी है, लोगों ने बैंकों से पैसा लिया हुआ है। और बासमती की जो वैरायटी है 1509, इसका नया धान आ रहा है, इस फैसले से ही उसका 200-250 रुपए रेट कम हो गया एक ही दिन में, लेकिन वो ठीक नहीं है। अब बासमती कॉमन आदमी के खाने की चीज ही नहीं है।
वो तो जी आपको एक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज ला के दे रही है। ओके, तो अगर बिल्कुल आप सही बात है आज सर, नोटेड सर। हाँ ये काफी फॉरेन एक्सचेंज जी आ रहा है, बड़ा मार्केट भी है। और जिस लेवल पे, जिस स्तर पे हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया के बड़े कंट्रीज में भी करते हैं। सर मेरा सवाल था कि कई सरकार को लग रहा है कि बासमती के नाम पर बाकी गैर बासमती चावल का भी एक्सपोर्ट हो रहा था, इस वजह से सरकार ने एमएपी तय किया है। क्या ऐसा हो रहा था क्या? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, अपीडा के अंदर एक मैकेनिज्म है कि आपको वहां से परमिशन लेना होता है एक्सपोर्ट करने से पहले। ठीक है, वो ऑनलाइन परमिशन है। आपने उसके अंदर ये चेक नहीं लगाया कि बासमती का कम से कम क्या रेट होगा, तो हम आपको आरसीएसी एक्सपोर्ट की परमिशन देंगे। वहां पे लोगों ने कम रेट के ऊपर भी बासमती, जैसे गवर्नमेंट ने नॉन बासमती पे 20% ड्यूटी लगाई, तो कुछ लोगों ने ऐसा गलत काम किया। गवर्नमेंट को उनको पकड़ना चाहिए। और इसीलिए मेरा कहना है कि अगर किसी ने 400, 500, $600 में बासमती एक्सपोर्ट की है, तो उनसे पूछना चाहिए भी ये कौन सी बासमती है। ठीक है ना? तो जरूरी यही है कि आप ऐसा रेट लेके आओ कि लिमिटेड क्वांटिटी आपकी एक्सपोर्ट हो। जो चावल आपको अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए चाहिए, अपने लोगों के लिए चाहिए, वो यहाँ रहे। तो 850 अगर आप एमईपी लेके आते हो, आपका मणिपुर का ब्लैक राइस है, उसको एनकरेजमेंट मिलेगी। आपका मटर राइस है साउथ में, उसको एनकरेजमेंट मिलेगी। पोनी राइस को एनकरेजमेंट मिलेगी। तो वो भी तो फार्मर मेहनत कर रहे हैं, जैसे बासमती फार्मर अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन जो मोटा चावल है, जो हमें अपने देश के लिए चाहिए, उसको रोकने के लिए $850 में कोई दुनिया में उस चावल को खरीदेगा नहीं, वो आपके घर में रहेगा। ये आप टैक्स लगा के भी आपको कौन सा अच्छे रिजल्ट मिले? आपने 20% लगाया, तब भी आपका नॉन बासमती एक्सपोर्ट वक्त 5% कम बढ़ा है, हुआ था। छोटे छोटे दो और सवाल मैं पूछूंगा। एक सवाल ये, आप लोगों की क्या डिमांड है, आप क्या चाह रहे हैं? एमईपी कितना होना चाहिए बासमती राइस में? मैं ये कहूंगा कि सारे देश के लिए एक बात करनी चाहिए कि 850 से ऊपर जो भी चावल आपका $850 पर टन से ऊपर जो भी, चाहे नॉन बासमती, मैं कहता हूँ चाहे टुकड़ा भी हो, ब्रोकन राइस भी, जिसको हमने $300 में एक्सपोर्ट कर रहे थे, अगर कोई $850 में ब्रोकन भी एक्सपोर्ट करके इंडिया को अच्छा रेवेन्यू ला के देता है, तो पॉलिसी शुड बी क्लियर कि भाई हमारे यहाँ से $850 के ऊपर वाला माल एक्सपोर्ट होगा। और उसी में हमारे जो अपने रिसोर्सेज की कॉस्ट है, जिसमें पानी है, सॉइल है, इनपुट्स हैं, उसकी रिकवरी आएगी। तो वो होना चाहिए, ना कि ये टैक्स लगा के कोई उसमें घपलेबाजियां चलती रहे। कोई कहेगा तेरा चावल कम रेट पे क्यों जा रहा है। चल, अब दूसरा सवाल मेरा होगा, जिस तरह के स्विंग के नंबर आ रहे हैं पिछले साल से, उत्पादन स्विंग का जो एरिया है वो 4.5-5% के आसपास ज्यादा दिख रहा है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या वो यील्ड में कन्वर्ट होगा, उत्पादन में कन्वर्ट होगा? उस पर एक छोटा जवाब आपका। ऐसा है कि देखिए, कुछ जगह पे ड्राउट है। ठीक है, कर्नाटका में दिक्कत है, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में दिक्कत है, पंजाब और इस तरफ बारिश ज्यादा हुई है, कुछ जगह फ्लड्स भी आए, उसका भी कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन फार्मर जितना मेहनत करता है, जहाँ पे अगर ओवरऑल आप क्रॉप का साइज लोगे, पिछले साल से कम नहीं आएगी। कुछ लोगों ने इसको सेफर साइड के लिए बोला कि 5% क्रॉप कम हो जाएगी, लेकिन जहाँ क्रॉप है वो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है। मेरा मानना है कि क्रॉप इंडिया में कम नहीं आएगी और गवर्नमेंट को इसका रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन लोगों के लिए जो सरकार की पॉलिसी है कि कॉमन राइस इंडिया में रहे, वो ठीक है, लेकिन उसमें करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड है। ये जैसे पारबॉइल्ड को आपने 20% ड्यूटी लगा दिया, तो फिर कहीं ना कहीं कोई पिलफरेज होएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप 850 का प्राइस ले आओ, क्या दिक्कत है? देश पहले है, बाकी दुनिया बाद में, कोई हर्ज नहीं है। शुक्रिया सेतिया साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, अब राइस के बाद अब आगे बढ़ते हैं नॉन एग्री मार्केट की तरफ। वहां पर किस तरह की चाल दिख रही है? गोल्ड और सिल्वर से शुरुआत कर लेते हैं। दीपेन जी, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज इंट्राडे के ट्रेडर्स के लिए? क्या सलाह है दोनों ही काउंटर में? देखिए, गोल्ड को थोड़ा देखेंगे तो मोमेंटम कम है, तो सिल्वर में आप मोमेंटम बाई करके चल सकते हैं। हमारा मानना है कि 75,600 से 700 के टारगेट आपको आज के सेशन में या कल तक देखने मिल सकते हैं। बिटूपन, आपकी सलाह इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? देखिए, एक्चुअली गोल्ड में थोड़ा बाउंस बैक हुआ है, सिल्वर में स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ है। और सिल्वर में 74,000 का टेक्निकली एमसेक्स में अगर मैं देखता हूं तो वहां पे थोड़ा सा एक मार्केट अपसाइड में रेजिस्ट कर रहा है, और बॉटम में 73,000 का, तो एक रेंज बना हुआ है। ऊपर का अगर रेंज ब्रेकआउट हो जाता है सिल्वर 74,000, तो 74,500 टू 75,000 जा सकता है। तो आज के लिए थोड़ा बायस पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से बाय पे रहना चाहिए, लेकिन 73,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए सिल्वर में।
ओके, रविंद्र और जी गोल्ड रविंद्र जी, आपकी सलाह गोल्ड सिल्वर में क्या क्या किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, और फेड के जो बयान आए थे जैक्सन होल में, उसका कितना असर होगा इस पर? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से जैक्सन होल का जो इवेंट था उसमें फिर से इट वाज, आई वुड से इट वाज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन, क्योंकि उन्होंने ये तो रिएटरेट किया है कि इंटरेस्ट रेट्स काफी टाइम तक बढ़े रहे, एलिवेटेड रहेंगे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी फेड के जो 2% का टारगेट है उसके ऊपर है। अ, लेकिन जैसे फेड लगातार कहते आ रहा है कि वो डेटास देखेंगे, डेटास देखने के बाद दे विल टेक द डिसीजंस गोइंग अहेड, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डॉविश है, क्योंकि उन्हें भी चिंता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहें तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, और इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा तो रिसेशन की पूरी चांसेस है, जिसकी वजह से फिर उन्हें रेट घटाना भी पड़ सकता है। तो उसे थोड़ा सा एक डॉविश तरीके से लिया गया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिक्स था जो आउटकम था इसका, और इसीलिए हमने कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं देखा। यस, डॉलर इंडेक्स में हमने एक उछाल जरूर देखा है टुवर्ड्स 104.3 ओ 104.4 ओ, लेकिन वो भी एकदम से ऊपर नहीं गया है, अभी अराउंड 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट थोड़ा सा अनसर्टन है। गोल्ड की अगर अभी भी शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ा सा अनसर्टेन है। मैं 1955 डॉलर का जो रेजिस्टेंस है कॉमेक्स में, उसे उसका ब्रीच करने का वेट करूंगा। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर से हम 1980 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे लगता है कि 1950 से लेकर 1915 का रेंज रहेगा। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 58,900 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है गोल्ड में। तो जब तक कि वो होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से रेंज बाउंड रहेगा बिटवीन 58,500 टू 58,900। और सिल्वर थोड़ा सा डाइवर्जेंस है सिल्वर में, क्योंकि सिल्वर ज्यादा मूव कर रहा है, क्योंकि बेस मेटल्स में भी तेजी आई है, गोल्ड में भी तेजी आई है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर ज्यादा बेटर लग रहा है। बट जैसे बिटूपन ने बताया, सिल्वर में 74,000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर मैं 75-76,000 तक का लेवल्स देख रहा हूँ। तब तक के लिए आई थिंक 74-73,000 का एक रेंज में सिल्वर ट्रेडिंग करें। चलिए, तो ये गोल्ड सिल्वर पर व्यू जान लेते हैं। कच्चे तेल की बिटकॉइन क्या लग रहा है आपको? कच्चे तेल में यहाँ से किस तरह की चाल रहेगी? चाइना में तो एक के बाद एक बड़े फैसले हो रहे हैं, लगातार ग्रोथ को बढ़ाने पर फोकस वहां पर है। क्या क्रूड को फायदा मिलेगा? क्या करना चाहिए क्रूड में आज? देखिए, क्रूड ऑयल का मोमेंटम तो इंट्राडे में थोड़ा सा आज थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दिख रहा है। हाँ, देखिए, एक बात तो है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखिए, पूरे मैन्युफैक्चरिंग अभी भी कोई सुधर नहीं रहा है। और जो भी फेड के या सेंट्रल बैंक के डिसीजन में मोस्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके कारण थोड़ा बिस मेटल या एनर्जी में थोड़ा सा डिमांड कॉन्सर्न वाला इश्यूज है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी स्टेटमेंट आया था जैसे जैक्सन होल के पास, वो बहुत ज्यादा हॉकिश भी नहीं था। तो इसके कारण थोड़ा मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भी है, और डॉलर इंडेक्स में भी स्लाइड है, और इक्विटीज में भी अगर आप देखते हैं, एशियन मार्केट में, इंडियन मार्केट भी देखते हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम जैसा है काफी क्रिटिकल कंडीशन के बाद। तो आज मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में रहना चाहिए, और जो नाइमेक्स वाला क्रूड ऑयल है, जो WTI है, 8150 या 8160 तक एक बार मार्केट पुश करने के लिए कोशिश कर सकता है। और एमसीएक्स में 6650 वाला एक जो प्रीवियस स्विंग हाई है या प्रीवियस डे हाई है, वो एक रेजिस्टेंस जैसा एरिया होगा, और वो लेवल तोड़ने से शायद 6750 तक जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 6480 6450 का बॉटमिंग सपोर्ट है। तो यहाँ पे कोई भी डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से बाय करना है। 6650 इमीडिएट वाला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर रहेगा 6750। तो मेरे हिसाब के लिए आज के लिए क्रूड ऑयल पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा शार्प रैली ना एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अभी भी कोई ज्यादा सुधर नहीं रहा है। अभी यूएस का डेटा भी आएगा मैन्युफैक्चरिंग, वो शायद उस तब तक शायद सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए 1-2 दिन के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक स्विंग पॉजिटिव है, 6750 तक आ सकता है मार्केट। ओके, तो तेजी का अभी 1-2 दिन इनको लग रहा है 6650 पहला टारगेट बिटकॉइन की तरफ से है। दीपेन, आप क्या सलाह देंगे क्रूड में, क्या करना चाहिए आज? देखिए, डिस्क्लेमर के लिए हमारा बाई कॉल चल रहा है, रिकमेंडेशन चालू है क्लाइंट्स के लिए। अगर आप देखेंगे तो 6550 500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मिला है प्राइजेस को। आज हमने गैप अप होते हुए देखा है एज एक्सपेक्टेड। तो थोड़ी अगर डिप्स आती है तो इंटरडे के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं। 6500 के कॉल्स भी बाय करना बहुत अच्छी रणनीति हो सकती है, विथ प्रीमियम लॉस एज योर स्टॉप लॉस। ऊपर में 6750 से 6800 का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र जी, आप क्या सलाह देंगे क्रूड में आज?
अभी फंडामेंटली अगर देखें तो थोड़ा सा मिक्स्ड है, क्योंकि जो सप्लाई कंसर्न है वो थोड़े से ईज हुए, लेकिन सऊदी और रशिया की तरफ से अभी भी प्रोडक्शन कट जो है उसे सितंबर तक उन्होंने एक्सटेंड किया है। वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे आपने बताया चाइना का जो स्टेप्स आ रहा है, आई थिंक दैट इज पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबल पीएमआई देखें तो वो थोड़ा सा वरीसम है, तो उस वजह से ऊपर में एक अपसाइड एक कैप रहेगा। तो मेरे हिसाब से 6,700 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो क्रूड में बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है अंटिल 6480 6470 होल्ड है। 6480 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है, क्लोजिंग भी नहीं, मैं कहूंगा कि अगर आधा एक घंटा अगर ट्रेड करता है तो फिर एक डाउनसाइड दिख सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से 6,650 से लेकर 6,700 तक के लेवल्स एक बार क्रूड में दिख जाएगा, उसके बाद वहां से थोड़ा सा करेक्टिव मूव पॉसिबल। ओके रविंद्र जी, ये आज नेचुरल गैस काफी तेजी दिखा रहा है, 3% ऊपर है, 226 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पे फिलहाल दिख रहा है। क्या करें, खरीद ले अभी भी? बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल गैस में एक बहुत अच्छा ये प्योर टेक्निकल व्यू है। बहुत अच्छा एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है कैंडलस्टिक का, जो एक बुलिश इंडिकेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब इसमें एक क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अगर आज 222.50 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो वो पैटर्न कंफर्म हो जाएगा एंड वी माइट हेड अगेन टुवर्ड्स 236 240। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 224 वुड बी अ गुड बाइंग जोन। 220 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट अगर इसका देखें तो 232 233 तक एक बार पॉसिबल है फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज एल्युमिनियम करीब 0.25% ऊपर है, 198 रुपये 70 पैसे पे फिलहाल। जिंक 215 रुपये 60 पैसे और कॉपर 732 रुपये के ऊपर है। लेड भी 185 के ऊपर है। विटुपन, क्या सलाह है बेस मेटल्स में आप? और आज सावन का आखिरी सोमवार है, आपने पूरा रुद्राक्ष वगैरह उतार दिया पहले ही? नहीं नहीं, मैं तो रुद्राक्ष पहनता रहता हूँ एक्चुअली। उतार नहीं दिया है, वो तो मैं बहुत दिन से पहनता हूँ, और सावन का वो रहता ही रहेगा। और फिलहाल के देखिए, जो बेस मेटल का आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा डाइसी है, बहुत ज्यादा एकदम क्लियर भी नहीं है, थोड़ा पुल बैक पे है। और कॉपर का देखिए प्योर इंट्राडे अगर मैं देखता हूँ तो एक रेंज बना हुआ है 736 और 729 का नीचे रेंज। तो ये मैं नेक्स्ट मंथ का बता रहा हूँ, करंट एक्सपायरी का नहीं बता रहा। तो कॉपर में लग रहा है कि थोड़ा सा शायद मार्केट रेंज में रहेगा। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो 731 के आसपास जो इमीडिएट नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस विद 728.90 721 के नीचे। और इमीडिएट टारगेट रहेगा 736। अगर मार्केट में क्लैरिटी लाना है तो 736 का ऊपर का जो लेवल है वो तोड़ना पड़ेगा, या 729 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक मार्केट रेंज से निकल जाएगा और वहां से क्लैरिटी आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए पूरा बाजार का जो मोमेंटम है, बुलियन का देखिए, सिल्वर का देखिए, या क्रूड ऑयल का, तो उसको देख के लगता है थोड़ा सा शायद ये मार्केट भी थोड़ा सा ओवरऑल जो सेंटिमेंट वाइज या दो डॉलर इंडेक्स का भी स्लाइड है, थोड़ा शायद लगता है कि बॉटम लेवल में बाइंग आ सकता है और अपर रेंज तक मार्केट जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए थोड़ा डिफेंसिव बाय है कॉपर में। और जिंक में भी देखिए थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, 213 के आसपास से मेरे हिसाब से प्रेफरेबली एक बाइंग आ सकता है फॉर टारगेट ऑफ 217 टू 218। तो थोड़ा मिला जुला कारोबार है, थोड़ा बॉटम लेवल पे बेस मेटल बाइंग आज के लिए सेफ रहेगा। रविंद्र जी, छोटा जवाब दीजिएगा, क्या कॉपर में आपको भी लगता है खरीद लें? जी हाँ, क्योंकि जो चाइना से जो पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, आई थिंक वो बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। तो अगर कोई करेक्टिव मूव आता है कॉपर में, 730 वुड बी अ गुड बाइंग जोन। अगर वहां तक आता है तो एक अच्छी बाइंग लग रही है। 728 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मेरे हिसाब से 734 से लेके 736 तक के लेवल्स पॉसिबल है। सस्टेन करता है तो 742 तक भी जा सकता है। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम, अब इन दोनों की चाल देख लेते हैं। आज हल्की मुनाफा वसूली यहां पर दिख रही है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से कम बारिश हो रही है अगस्त के महीने में, क्या लग रहा है अभी काफी दम बचा है ग्वारसीड ग्वारगम में, दीपेन जी? जी, ऑन अ लाइटर नोट, सावन के महीने में महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। देखिए, अगर गुआर सीट की बात करेंगे तो काफी दम लग रहा है। इनफैक्ट हमारा मानना है कि 2023 और 2024 के फर्स्ट हाफ में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कमोडिटी गुआर गम और गुआर सीड हो सकती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि काफी वोलेटिलिटी हमें देखने मिली है, हमारा मानना ऐसा है कि गुआर सीड में जो भी डिप्स मिलती है 6,000 5,900 के आसपास अगर कभी प्राइसेस आते हैं तो उसको आपको थोड़ा 1 साल का या 6 महीने का नजरिया लेके चलना चाहिए। तो हम 6,800 से 7,200 के टारगेट अगले साल के लिए रखते हैं। मसालों में क्या पसंद आ रहा है दीपेन जी, छोटा जवाब दीजिएगा। कुछ नहीं पसंद आ रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लग रही है, फिजिकल मार्केट्स भी थोड़े नरम है। तो बेटर है कि कोई भी मसालों में अभी बाइंग ना करें, अवॉइड करें।
ओके, स्विंग के नंबर्स में दलहन काफी कम, सबसे कमजोर स्विंग लग रही है। क्या लग रहा है उत्पादन पर भी इसका असर दिखेगा? और चावल एक तरफ, इसकी स्विंग तो अच्छी दिख रही है, क्या लग रहा है यील्ड को लेकर इस साल? जी थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है, बिकॉज इसी की वजह से आप देखेंगे अगर फिजिकल मार्केट में तो काफी प्राइसेस में फॉर्मनेस भी आई है, यही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन फिर भी थोड़ा अर्ली है, और एक 15 से 20 दिन या एक महीना जाने दीजिए, उसके बाद ज्यादा बेटर तरीके से हम एनालाइज कर पाएंगे। शुक्रिया दीपेन जी आपका, बिटूपन आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही।